5 अगस्त 2024 को इंडियन मार्केट्स ने इलेक्शन डे के बाद की सबसे बड़ी क्रैश विटनेस की। 18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट मनी लॉस्ट इन थिन एयर। पर इस फॉल को इंटरेस्टिंग ये बनाता है कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि इंडियन मार्केट्स तो फिर भी बस 4% तक ही गिरे। इसकी कंपैरिजन में जापान की निकेई इंडेक्स 12% से भी ज़्यादा गिरा। जापान और साउथ कोरिया में तो ट्रेडिंग रोक दी गई थी सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से। एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सारे मेजर स्टॉक इंडेक्सेस ने मेजर फॉल रिकॉर्ड किया। इसके अलावा यूएस के एस&पी, नैस्डैक और डाउ जोन्स तीनों ने मोर देन 3% का फॉल रिकॉर्ड किया। पर अचानक दुनिया भर में इतने बड़े मार्केट क्रैश होने के पीछे का कारण क्या था, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। काफी मार्केट एनालिस्ट्स, इंडियन और इंटरनेशनल, के अकॉर्डिंग इस मैसिव मार्केट क्रैश के पीछे तीन मेन ट्रिगर्स थे। पहला, चेंज इन जापान इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा, कंसर्न्स ओवर रिसेशन इन द यूएस। तीसरा, मिडिल ईस्टर्न टेंशन। इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इन ट्रिगर्स और उनके ओरिजिन को डिटेल में समझने के लिए। तो पहला ट्रिगर और उसके इम्पैक्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कैरी ट्रेड के बारे में। तो आसान भाषा में, कैरी ट्रेड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वेस्टर एक ऐसे देश से पैसा उधार लेता है जहां इंटरेस्ट रेट्स लो है और करेंसी भी कमज़ोर है। फिर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एक ऐसे देश के एसेट्स में जहां रिटर्न्स ज़्यादा है। क्योंकि जापान पिछले 20 सालों से एक ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी मेंटेन किए हुए थे, तो दुनिया भर में जापानीज येन स्ट्रैटेजी के लिए प्रेफर्ड करेंसी था। 2000 से जापानीज येन से फ्यूल्ड कैरी ट्रेड वर्ल्ड मार्केट के लिए लिक्विडिटी का एक बहुत मेजर सोर्स रहा है। और जापान का इंटरेस्ट रेट्स इतना लो रखने के पीछे का कारण, सालों से जापान डिफ्लेशन बैटल कर रहा था। तो बैंक ऑफ जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे जापानीज इकोनॉमी में डिफ्लेशन घटे और जापानीज येन का लेंडिंग बढ़े। तो 5 अगस्त को आखिर हुआ क्या था? जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 0.1% से बढ़ाकर 0.25% कर दिया। इसके अलावा येन का वैल्यू भी पिछले 2 हफ्तों में बढ़ गया था। इन दो फैक्टर्स ने मार्केट्स में मैसिव सेल ऑफ ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से जापान ने 1987 के ब्लैक मंडे के बाद का सबसे बड़ा क्रैश विटनेस किया था। फ्राइडे अगस्त 2 को यूएस जॉब रिपोर्ट रिलीज हुई। इससे ये सामने आया कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% पे पहुंच गया था, जो कि 3 साल में सबसे ज्यादा था। इससे यूएस में रिसेशन की चिंता इन्वेस्टर्स और कॉमन पब्लिक में बढ़ने लगी, नेशनली और इंटरनेशनल। और जब इन्वेस्टर्स फिक्र करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं? सेल। बस यही हुआ, मैसिव सेल ऑफ। और यूएस के इंडेक्सेस डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक सब 3 से 4% के बीच में गिर गए। अब यूएस में सिर्फ मार्केट से इफेक्ट नहीं हुए। अगस्त 5 को यूएस का क्रूड ऑयल $85 पर बैरल के दाम पर क्लोज हुआ था, जो कि 5 फरवरी के बाद का सबसे बड़ा लो है। मैट स्मिथ, जो कि एक ऑयल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ऑल एसेट्स कोरिलेट। पर यूएस के ऑयल प्राइसेस के गिरने के पीछे का कारण था चाइनीज डिमांड का कम होना। क्योंकि 2024 के सेकेंड क्वार्टर में चाइनीज इकोनॉमी सिर्फ 4.7% बढ़ा, जो कि स्लोएस्ट था कंपेयर टू 2023 के फर्स्ट क्वार्टर। और चाइनीज इकोनॉमी का ये गिरावट की वजह से ऑयल का डिमांड भी कम हो गया। करीब पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में लगातार वॉर्स और अटैक्स होते आ रहे हैं। इसमें 3 मेन कंट्रीज इन्वॉल्व है, इजराइल, पैलेस्टीन और ईरान। इनमें से ईरान दुनिया के टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आते हैं। इस साल की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री जनरल को सीरिया के दमास्कस के अटैक में मार डाला, जिस वजह से ईरान ने इजराइल में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया। और अब बस 1 हफ्ते पहले ही जुलाई 31 को इजराइल ने हमास के चीफ को ईरान के कैपिटल तेहरान में एक क्लोज रेंज मिसाइल छोड़कर मार दिया। एटलीस्ट अभी तक ईरान की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन इस पे तो हुआ नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में पड़ती है, और यही से दुनिया की ऑयल सप्लाई का 20% पास करता है। और ये मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट इस सप्लाई पैसेज को थ्रेटन करता है। इसकी वजह से दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसर जैसे कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स थम सकते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस दुनिया भर में एक मैसिव ऑयल शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, जिससे
ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जून 5 के बाद से इंडियन मार्केट्स एक बुल रन पे था। ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक या दो ऑल टाइम हाई तो बन ही जाता था, तो एक करेक्शन तो आना ही था। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी प्रॉफिट्स बुक करना था, और इन सब के ऊपर से जापानीज मार्केट का फॉल, यूएस में रिसेशन की संभावना और मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट, इन सब की कॉम्बिनेशन की वजह से इंडियन मार्केट में भारी डेंट पड़ गया था, जिसके कारण निफ्टी और सेंसेक्स में मैसिव सेल ऑफ्स हुए, जिसने इंडियन मार्केट्स को मुंह के बल गिरा दिया। इनफैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का शेयर्स बेच दिया। ये 12 साल में सबसे ज्यादा है। 5 अगस्त को 12.5% गिरने के बाद जापानीज इंडेक्स निकेई अगले ही दिन 10% गेन कर लिया, पर इंडियन मार्केट्स गैप अप ओपनिंग के बावजूद क्लोजिंग से पहले वापस गिर गया। पर आई डोंट थिंक दिस फॉल इज टू स्टे। ये एक 2 महीने के नॉन स्टॉप बुल रन के बाद एक मच नीडेड करेक्शन था इंडियन मार्केट्स के लिए। अगस्त 5 जिस दिन मार्केट्स गिरे, I came across this tweet from विवेक सिंघल सर, और वो कुछ ऐसा था, ना धरती फटी है ना आसमान गिरा है, छोटा सा तूफान है, ठहर जाएगा। तो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।